तो अभी हमारा क्या स्टार्ट होने वाला था आज? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट होगा। यस सर। ओके देन अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा। दिख रही है स्क्रीन आपको? यस सर। यस सर। अभी कितने लोग बाकी हैं? 29 पीपल आए हैं अभी। थोड़ा सा और वेट, 31 हो चुके हैं। टाइम से नहीं आते लोग, फिर भी लेट हो जाते हैं। काफी टाइम से हम लोग आए। कुछ लोग हैं जो टाइम से आते हैं, बाकी लोग तो पता नहीं क्यों लेट आते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूटन्स एनएलएम। इसको हम बोलते हैं एनएलएम। आपका ये उसमें सिलेबस होगा, उसमें ये है एनएलएम के नाम से, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। एनएलएम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन्स के लॉज कितने थे? कितने न्यूटन ने कितने लॉ दिए थे? 3। 3 लॉ दिए थे। तो क्या नाम था तीनों का? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यही था ना? यस यस सर। सर। फर्स्ट लॉ न्यूटन, सेकंड लॉ न्यूटन, थर्ड लॉ। अच्छा, न्यूटन लॉ क्या बताता था? मतलब न्यूटन्स ने के लॉज जो क्या बताते थे? यही तो बताते थे कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको रोकेंगे कैसे, क्यों रोके, कैसे रोकेंगे। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो कंटिन्यूअसली मूविंग कंडीशन में ही क्यों है। ये सारे लॉज को, इन सबके बीच में एक रिलेशन ही ना बताता था न्यूटन लॉ, न्यूटन्स के सारे लॉ। यस सर। अब न्यूटन्स लॉ में क्या था, उससे सबसे पहले हम पढ़ते हैं फोर्स के बारे में। इसके बारे में, फोर्स के बारे में। फोर्स क्या होता है? फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है रेफर एनी टाइप ऑफ पुश और पुल। क्या होता है? एनी टाइप ऑफ पुश और पुल, यानी कि किसी को खींचना या आगे धकेलना, उसी को हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। जैसे आप इस इधर देखोगे एग्जांपल, ये फर्स्ट बंदा है, जो फर्स्ट है उसको क्या कर रहा है? बाहर की तरफ खींच रहा है, यानी कि पुल कर रहा है, पुल कर रहा है। लेकिन गेट कैसे खुलेगा? पुश करने से। जैसे सेकंड बंदा आया, उसने क्या किया? इसको पुश किया है। तो जो ये पहला वाला बंदा खींच रहा है और दूसरा बंदा धकेल रहा है, वो दोनों क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? यस सर। तो फोर्स क्या करता है? फोर्स क्या करता है? किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने की कोशिश करता है, या तो चेंज करता है या फिर चेंज करने की कोशिश करता है। क्या ये फर्स्ट वाला जो बंदा था, क्या वो गेट को खोलना चाह रहा था? यस सर। यस सर। लेकिन हो क्या रहा था? गेट अंदर की तरफ खुलता है, वो कोशिश कर रहा था बाहर की तरफ खोलने की। लेकिन क्या वो उसकी गेट की स्टेट में, इनिशियल गेट की स्टेट क्या थी? रेस्ट है कि नहीं? यस सर। यस सर। गेट बंद है, उसकी स्टेट है रेस्ट। तो फोर्स, ये फर्स्ट बंदा क्या कर रहा था? ट्राई कर रहा था उसकी स्टेट को चेंज करने की। यानी कि रेस्ट से जब गेट खुलेगा तो क्या मोशन में आएगा? यस सर। यस तो सर। रेस्ट से मोशन में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फोर्स रॉन्ग डायरेक्शन में लगा रहा था। इसलिए सेकंड बंदा आया, उसने क्या किया? थोड़ा सा पुश किया और गेट खुल गया। तो क्या फोर्स ने गेट की स्टेट को चेंज किया? यस सर। यस सर। फोर्स क्या करता है? फोर्स चेंज द स्टेट्स फ्रॉम रेस्ट टू मोशन। क्या गेट रेस्ट पे था, उसको मोशन में ले आया फोर्स? यस सर। यस सर। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको रेस्ट पे भी ला सकता है फोर्स। जैसे कि कोई मान लो कोई ब्लॉक ब्लॉक चल रहा है,
ब्लॉक किसी वेलोसिटी से चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, फॉर एग्जांपल 5 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो क्या मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊं, अगर कुछ भी फोर्स लगाऊं, मानो कोई F फोर्स लगाया, तो क्या इसकी स्पीड कम होगी? Yes, Yes, sir. sir. स्पीड कम होते 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 क्या एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इसकी स्पीड 0 हो जाएगी? Yes, Yes, sir. sir. होगी ना। तो इस फोर्स की वजह से ही तो 0 हो रही है स्पीड। Yes, sir. तो फोर्स Yes, क्या sir. कर रहा है, रेस्ट पे था, कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे था तो उसको मोशन में भी ला सकता है फोर्स, अगर कोई मोशन में है तो उसको रेस्ट पे भी ला सकता है। Yes, sir. Yes, sir. तो फोर्स क्या करता है, रेस्ट से मोशन कर सकता है, मोशन से रेस्ट कर सकता है। और क्या कर सकता है, तीसरा वाला देखो, फ्रॉम यूनिफॉर्म मोशन टू एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन यानी कि कोई ऑब्जेक्ट आपका 5 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रहा था, वो क्या कर रहा था काफी टाइम तक, यानी कि मैंने 1 घंटे बाद इस ऑब्जेक्ट को देखा, तब भी इसकी वेलोसिटी क्या थी, 5 मीटर पर सेकंड थी। तो क्या इसका एक्सीलरेशन 0 है, तभी वेलोसिटी ना तो बढ़ रही है ना घट रही है? Yes, sir. यूनिफॉर्म मोशन किसे बोलते थे, जिसका एक्सेलरेशन 0 होता था, है कि नहीं? Yes, sir. यूनिफॉर्म मोशन उसी को तो बोलते हैं जिसका एक्सेलरेशन 0 होता है। तो जैसे एक्सेलरेशन 0 था उसका, तो क्या जब उस पर फोर्स लगा देंगे हम, जैसे मान लो मैंने अब इस पर फोर्स लगा दिया इस डायरेक्शन में, ऐसे फोर्स लगा दिया, तो क्या इसमें कुछ एक्सेलरेशन आ जाएगा? कुछ ना कुछ तो आएगा। Yes, sir. इसमें कुछ एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो क्या इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी? तो 5 Yes, से sir. क्या हो जाएगी, 5 से क्या हो जाएगी, कुछ प्लस हो जाएगी। 5 से कुछ भी प्लस हो, एक्स वाई जेड कुछ भी प्लस हो, 4 3 2 कुछ भी प्लस हो, ये डिपेंड करेगा कि फोर्स कितना लगाया है। तो क्या यूनिफॉर्म मोशन थी, अब आपकी कुछ एक्सीलरेशन आ गया, मान लो 1 मीटर पर सेकंड उसका एक्सीलरेशन आ गया F फोर्स लगाने पे, तो क्या यूनिफॉर्म मोशन पहले थी, उससे फोर्स लगाने पे एक एक्सेलरेटेड मोशन हो गया? Yes, sir. Yes, sir. तो फोर्स क्या क्या कर सकता है, रेस्ट से किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है, मोशन से रेस्ट पे ला सकता है, यूनिफॉर्म मोशन से एक्सेलरेटेड मोशन भी कर सकता है, और उसकी चेंज भी डायरेक्शन, जो डायरेक्शन को चेंज जब करते हैं, जैसे आप कभी याद हो आपको कि आप जब कार में बैठते हो और जो ड्राइवर कभी गाड़ी को मोड़ता है ना, गाड़ी को जैसे गाड़ी को मोड़ता है, स्टीयरिंग पे फोर्स लगाता है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. फोर्स क्या करता है, फोर्स क्या करता है, डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। क्लियर है चारों चीजें? Yes, sir. हैं? अब जैसे Yes, मान sir. लो Yes, ये बंदे इस लाइन को, मान लो ये वाली लाइन अगर ये इस बीच सेंटर से इधर आ गई, ये रेड वाला पॉइंट इधर आ गया, तो ये इस साइड वाले जीत जाएंगे, और इधर आ गया तो इस साइड वाले भी जीत जाएंगे। क्या ये चारों बंदे इस पे एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, और ये वाले बंदे भी इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं कि नहीं? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. जो जिसकी साइड ज्यादा ताकतवर होगी, मान लो इस वाले ने लगाया 100 न्यूटन का फोर्स और इसने लगाया कितना 90 न्यूटन का, तो कौन सी वाली साइड वाले जीतेंगे? 100. 100 वाला। 100 Newton. तो क्या डायरेक्शन भी डिसाइड कर रहा है फोर्स? Yes, sir. ये पॉइंट Yes, Yes, sir. फिर किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि इस साइड में ज्यादा फोर्स है। तो इसी साइड वाले जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, यही चारों लोग? Yes, sir. हैं? Yes, sir. तो डिपेंड कर रहा है कि आप फोर्स कितना लगा रहे हैं, सारी चीजें किस पर डिपेंड करती है, फोर्स पे। तो ये चीजें क्लियर हुई कि फोर्स क्या क्या चेंज करता है, रेस्ट टू मोशन कर देता है, मोशन की कंडीशन अगर किसी ऑब्जेक्ट की है तो उसको रेस्ट में भी ला सकता है, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन है अगर कोई, तो उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन भी कर सकता है, उसकी अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है फोर्स। चारों चीजें क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो फोर्स क्या है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, देखो फोर्स को डिफाइन करने के लिए, जैसे मैंने 5 न्यूटन लगा दिया, तो मुझे डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं। तो जैसे मैंने 5 न्यूटन लगाया किस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन, तो क्या डायरेक्शन की भी जरूरत है? Yes, sir. तो फोर्स के Yes, sir. मैग्नीट्यूड के साथ साथ में ये क्या था, मैग्नीट्यूड था, इस मैग्नीट्यूड के साथ साथ में उसकी डायरेक्शन भी चाहिए, इसीलिए इस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? Yes, sir. फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट Newton. न्यूटन होती है, फोर्स की यूनिट। सीजीएस यूनिट क्या होती है, डाइन। डाइन का मतलब क्या है, डाइन का Dyne. मतलब
देखो सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम पर सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो इसकी कि न्यूटन को क्या लिख सकते हैं हम, केजी मीटर पर सेकंड उसका लिखते थे। Yes, sir. sir. न्यूटन को किसी यही बोलते हैं ना। डाइन क्या होता है, डाइन होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड उसका है। डाइन का मतलब क्या होता है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड उसका है। तो यूनिट समझ में आ गई। इसकी डायमेंशन क्या होगी फोर्स की, डायमेंशन MLT माइनस के 2, ये होगी आपकी, हाँ ये आपकी होगी डायमेंशन। तो देखो ये क्या होता है, इसकी डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है। और देखो वेक्टर क्वांटिटी है तो लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करेगा। जैसे कि आपका जो वेक्टर एडिशन था, वेक्टर सब्ट्रैक्शन था, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन था, उन सारे लॉज को फॉलो करेगा फोर्स, उन सभी लॉज को फॉलो करेगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आता है हमारा ये एरिस्टोटल फेलिकेस ने क्या बोला था कि हर कोई ऑब्जेक्ट उसकी नेचुरल टेंडेंसी होती है, नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ईच बॉडी इज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट। यानी कि हर एक ऑब्जेक्ट जो होता है उसकी नेचुरल टेंडेंसी ये होती है कि वो रेस्ट पे आ जाए। किस पे आ जाए, रेस्ट पे आ जाए। Rest. जैसे आपकी कोई साइकिल चल रही है, मान लो आप ऐसे मूव कर रहे हो, ठीक है, ये साइकिल पे आप जा रहे हो, ये सीट है आपकी, ठीक है, साइकिल आपकी चल रही है, आपने क्या किया है, पेडल को मारना अगर बंद कर दोगे आप, तो क्या साइकिल आपकी ज्यादा टाइम तक चल सकती है? No, sir. No, sir. No, जैसे sir. कि आपने यहाँ पे साइकिल चलाना बंद कर दिया, यहाँ पे आपने पेडल मारना बंद कर दिया, उस टाइम पे साइकिल की वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, कुछ टाइम बाद क्या होगा, उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। आपने यहाँ पे Yes, sir. पैडल चलाना बंद कर दिया, बिल्कुल पैडल चलाना यहाँ पे बंद कर दिया, तो साइकिल की वेलोसिटी कम होगी। धीमे धीमे कम होते होते क्या एक टाइम ऐसा आएगा जब साइकिल की वेलोसिटी 0 हो जाएगी? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. होगी। तो इसका मतलब हर एक ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी क्या होती है, रेस्ट पे आने की। ये कब की बात है, ये न्यूटन बाबा से पहले की बात है, न्यूटन बाबा से पहले की बातें हो रही है ये। न्यूटन बाबा नहीं आए थे तब तक, न्यूटन बाबा ने अपना स्टेटमेंट नहीं दिया था, उससे पहले की बात है ये, कि हर एक ऑब्जेक्ट चाहता था कि वो रेस्ट पे आ जाए। जैसे ये आपको कैट दिख रही होगी, कुछ डिस्टेंस से चल के आ रही थी, लेकिन आलस आते 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 इसको ये लेट गई है, इसमें लेट गई ना। जैसे हम दिन भर काम करते Yes, sir. रहते हैं, दिन भर काम करते हैं, हमारी शाम को यही टेंडेंसी होती है ना, जल्दी से जल्दी सोए यार, अब थक गए हैं। तो हर एक ऑब्जेक्ट उसकी नेचुरल टेंडेंसी होती है रेस्ट पे आने की। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट था। अब इसके बाद में हमारा आता है इनर्शिया। भाई इनर्शिया क्या होता है, कोई बताएगा मुझे इनर्शिया क्या होता है एक्चुअली में? क्या समझ में आता है आपको इनर्शिया से? So the tendency of a body to oppose any change. Yes, the tendency of body to oppose any change. Any body to oppose any change in its state. थोड़ा सा चेंज कर दे, in its state। देखिए कोई बॉडी कितना रजिस्ट कर सकती है अपनी स्टेज को चेंज करने में, यानी कि अगर वो रेस्ट पे है, मान लो अगर वो रेस्ट पे है, उसको अगर मोशन में हमें लाना है, तो क्या उसकी स्टेट चेंज हो रही है? है कि नहीं भाई? स्टार्टिंग में क्या थी, रेस्ट पे थी, अब उसको आप मोशन में लाना चाह रहे हो, तो क्या वो रेस्ट से मोशन में आएगी? रेस्ट से मोशन में आने के लिए उसकी स्टेट चेंज हो रही है, उसको कितना अपोज करे। जैसे ये बंदा सो रहा है, ये कोई बंदा सो रहा है, एक सेकेंड मैं किसी का नाम लेता हूं, इसमें से नाम ले लेता हूं आर्यन का।
जैसे ये बंदा कौन है, आर्यन है। आर्यन फेस को फील नहीं करना है, आप स्मार्ट हो। हाँ, ये आपका फेस नहीं है, बस आर्यन का कॉपी है ये, बस। ठीक है, ठीक है ना आर्यन? हाँ हाँ। तो ये Yes, sir. आर्यन Sure, सो no रहा problem. है। आर्यन ने सुबह सोचा, यार आज ना संडे है, मैं अभी सोते रहता हूँ। आर्यन जब तक नहीं उठेगा, जब तक उसकी मम्मी ना चिल्लाए, जब तक मम्मी चिल्लाए नहीं उस पर, तब तक नहीं उठेगा। लेकिन आर्यन फिर भी और लेजी है। आर्यन क्या है, और ज्यादा लेजी है। आर्यन फिर भी नहीं उठ रहा। और बगल वाले बिस्तर पे मान लो उसका भाई सो रहा है, कोई उसका भाई और सो रहा है। वो क्या किया कि एक बार मम्मा ने चिल्लाया, वो उठ गया। कि मम्मा मारेंगी, मम्मा पीट भी सकती है ना गुस्से में आके। लेकिन आर्यन नहीं उठ रहा है भाई, आर्यन नहीं उठ रहा है। आर्यन को 3 बार चिल्लाने पे आर्यन उठा, 3 बार चिल्लाया तब उठा। उसका भाई था, छोटा भाई था, वो 1 बार चिल्लाने पे उठ गया। तो किसका इनर्शिया ज्यादा है दोनों में, आर्यन का या आर्यन के छोटे भाई का? अरे कुछ तो जवाब दो, गलत ही दो, कुछ तो जवाब दो। आप ये छोटे भाई देखो, का। छोटे भाई इस स्टेटमेंट को देखिएगा। द टेंडेंसी ऑफ एनी बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेज। किसी बॉडी की टेंडेंसी कि अपनी स्टेट में चेंज करने का जितना ज्यादा अपोज कर सकेगी, उसका इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। तो मुझे ये बताओ कि आर्यन का इनर्शिया ज्यादा है या उसके छोटे भाई का? आर्यन। आर्यन का इनर्शिया, यस। आर्यन का इनर्शिया आर्यन। ज्यादा क्यों है? क्योंकि आर्यन क्या कर रहा है, अपोज ज्यादा से ज्यादा कर पा रहा है। देखो, पहली बार जब मम्मी चिल्लाई थी तब छोटा भाई तो उठ गया था, तो उसने ज्यादा अपोज नहीं किया। अपोज किया, थोड़ा सा किया कि बिना मम्मी के कहे नहीं उठा वो सो के, बिना मम्मी के कहने पे भी उठ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं उठा। उसने अपोज किया लेकिन ज्यादा नहीं किया। लेकिन आर्य ने क्या किया, पहली बार चिल्लाई तब भी सोता रहा। तो क्या वो मम्मी मम्मी जो बोल रही है उसका अपोज कर रहा है? यस सर। भाई आर्यन था रेस्ट पे, अभी रेस्ट पे मम्मा चाह रही है उठ के बेटा थोड़ा टहल के आ बाहर। तो क्या मम्मा क्या चाह रही है, अब रेस्ट से मोशन में आ जाओ। क्या आर्यन की स्टेट चेंज होगी अगर वो उठ जाएगा तो? यस सर। यस सर। तो क्या आर्यन ने क्या किया, 3 बार अपोज किया, किसका, अपनी स्टेट को चेंज होने का अपोज 3 बार किया। तो जितना ज्यादा स्टेट को चेंज होने में अपोज करते हैं, उतना ही उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया होता है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो Yes, Yes, sir. एक एग्जांपल और देते हैं कि मान लो ये कोई छोटा सा पत्थर था, मान लो 10 ग्राम में 100 ग्राम का। ये कोई बड़ा सा पत्थर है, इसका वजन है 1000 kg। मैंने आपको बोला यहां से इसको 1 मीटर यहाँ पे रखो, 1 मीटर डिस्टेंस है ये, इस पॉइंट पे लाके रखो, इस वाले को भी यहां से उठा के यहाँ पे रखो, ये भी 1 मीटर डिस्टेंस है। तो कौन सा ज्यादा इजी रहेगा आपको किसका ना? छोटा वाला छोटा वाला। 100 ग्राम। क्यों? क्यों भाई क्यों? क्योंकि बेटा देखो, छोटे वाले का मास कम है, तो हम उसकी स्टेट में इजीली चेंज कर दें। हम क्या करेंगे, जब जब इसको 1 मीटर दूरी पे ले जाके रखेंगे, 1 मीटर डिस्टेंस पे ले जाके रखेंगे, तो क्या हमें उसको रेस्ट से मोशन में लाना पड़ेगा? Yes, sir. यस सर। तो उसकी स्टेट चेंज Yes, होगी, स्टेट चेंज होगी, Yes, sir. यस सर। स्टेट चेंज होगी। लेकिन ए का, फर्स्ट वाले का मान लो, इसको ए मान लेता हूं, इसको बॉडी बी मान लेता हूं। ए ने क्या किया, अपनी स्टेट को चेंज होने का अपोज नहीं किया, ज्यादा ज्यादा अपोज नहीं किया। वो इजीली मान गया, भाई उठा के रख दे यार, मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन बी वाला क्या है, बी वाला पावरफुल है। 2 बंदे आए, नहीं किया, नहीं उठा सके उसको, 4 आए नहीं उठा सके, 10 आए नहीं उठा सके, क्रेन मशीन बुलाई तब जाके वो जाके 1 मीटर उधर क्रॉस किया। तो जितना ज्यादा मास, क्या उतना ही ज्यादा इनर्शिया हो रहा है Yes, sir. भाई? यस सर। तो Yes, sir. इसका मास ज्यादा है, तभी तो अपनी स्टेट को चेंज करने का अपोज ज्यादा कर रहा है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, अगर मास ज्यादा है किसी बॉडी का, तो उसका इनर्शिया ज्यादा होगा? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. है? क्लियर है Yes, कि sir. नहीं? ये यस सर। कैसे मास इनर्शिया Yes, से sir. कनेक्टेड है? यस तो सर। अगर मास ज्यादा है उस ऑब्जेक्ट का, इनर्शिया ज्यादा होगा।
अब हम आते हैं टाइप ऑफ इनर्शिया। भाई इनर्शिया भी तो 2-3 टाइप के होता है। देखो एक तो इनर्शिया होता है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, उसको हमें मोशन में लाना है, तो वो क्या हो गया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो गया। अगर किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियली रेस्ट पे है, फाइनली हमें उसको मोशन में लाना है, तो वो क्या हो गया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो गया। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और उसको रेस्ट में लाना है, तो क्या हो गया, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट चल रहा है, उसकी हमें डायरेक्शन चेंज करवानी है, मान लो जैसे टर्न लेते हैं कि नहीं, जैसे बाइक से चल रहे हैं हम, टर्न लेना है, लेफ्ट टर्न लेना है, राइट टर्न लेना है, तो उसी की हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब देखते हैं क्या होता है। जैसे आप इसको देख रहे हो, ये बेंच जब खड़ी हुई है तो इसके ऊपर जो गुब्बारे हैं देखो स्ट्रेट है, जस्ट स्ट्रेट है कि नहीं? Yes, sir. Yes, अब sir. जब बेंच चलने लग जाते हैं, देखो पीछे की तरफ झुक जाते हैं, पीछे की तरफ झुक जाते, तो ये किसकी वजह से हो रहे हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्योंकि गुब्बारे चाहते हैं कि रेस्ट पे रहें, गुब्बारे चाहते हैं कि रेस्ट पे रहें, लेकिन ये बेन चलने लग जाती है। अब आपको मैं फीलिंग बताता हूँ, अब कभी आप बस में ट्रैवल किए हो, बस में? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बस में क्या होता है, बीच में एक लोहे का पाइप होता है, जिसको पकड़ के खड़े होने की बात कर रहा हूँ, बैठ के नहीं, खड़े होके ज्यादा Yes, फीलिंग sir. आएगा। जब आप पाइप को पकड़ लेते हो, खड़े होते हो, तो कभी कभी ऐसा होता है, ड्राइवर ने क्या किया, किसी पैसेंजर को पिक करने के लिए बस को रोका, अचानक से तेज एक्सीलेटर दबाता है, वो एक साथ बस स्टार्ट हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, पीछे की तरफ थोड़ा सा हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं, ऐसे Yes, पीछे sir. की तरफ Yes, sir. धक्का लगता है पीछे की तरफ। वो किस वजह से होता है, क्योंकि आपकी बॉडी रेस्ट पे थी और बस ने क्या किया, अचानक से आपकी स्टेट को चेंज करने की कोशिश की, इस रेस्ट से मोशन में लाने की कोशिश की, तो आप इनर्शिया की वजह से थोड़ा सा पीछे की तरफ हो गए। तो किस वजह से होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। सिमिलरली आप देखोगे, जैसे आप बस में कभी बैठ के जा रहे हो, तो ड्राइवर को एक अचानक किसी पैसेंजर ने हाथ मारा, जैसे ही पैसेंजर ने हाथ किया तो तुरंत से ब्रेक मार देता है पैसेंजर, ड्राइवर ने तुरंत से ब्रेक मारी, तो आप क्या, आगे की तरफ धक्का लगता है सबको? Yes, Yes, sir. sir. है? तो देखो जैसे आप इस जिराफ टाइप के देखोगे कि कार जब आ रही है, अचानक से रुक रही है, तो Yes, देखो sir. जिराफ आगे की तरफ झुक जा रहा है, आगे की तरफ झुक जा रहा है। तो इनिशियली हम क्या चाह रहे थे, जब बस में खड़े हुए थे, कार वो बस मोशन में थी, तो हम चाहते थे बस मोशन में ही रहे, लेकिन बस क्या चाह रही थी कि हमारी स्टेट रेस्ट पे आ जाए। तुरंत ब्रेक मारी तो बस चाह रही थी हमारी स्टेट रेस्ट पे आ जाए, तुरंत जैसे ही ब्रेक मारी तो हमको एक इनर्शिया की वजह से, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से हम आगे की तरफ धकेले चले गए। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो इनर्शिया ऑफ मोशन क्लियर हुआ, कैसे होता है? Yes, sir. Yes, sir. अब आता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब जब देखोगे कि बस को ही फीलिंग लेते हैं, बस में आप बैठ के जा रहे हो, कोई मोड़ आई, जैसे ड्राइवर को लेना है लेफ्ट टर्न, तो जैसे ही लेफ्ट टर्न बस लेगी, तो आपको देखोगे अब एक फोर्स लगेगा आपके ऊपर राइट की डायरेक्शन में। अगर बस लेफ्ट टर्न ले रही है, आपको राइट साइड की डायरेक्शन में थोड़ा सा टर्न लगेगा, तो वो किसकी वजह से होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की। ऐसा फील होता है जब बस थोड़ी सी स्पीड में हो, तो थोड़ी सी स्पीड ज्यादा हो बस की या कार की, और वो टर्न ले, उस टाइम पे टर्न लेती है, जिस डायरेक्शन में बस या कार टर्न लेती है, फोर्स हमें फील होता है जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन, जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स फील होता है। वो किसकी वजह से होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। समझ में आ रहा है? तीनों समझ में? Yes, sir. इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या Yes, होता sir. है, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, ये तीनों की फीलिंग ले सकते हैं आप बस में बैठ के। अगर किसी को फीलिंग लेनी है तो वो सुबह क्या करे, अपना स्कूल बस से जाए, वो भी खड़ा होके, भले ही सीट खाली हो, आपको फील लेना है तो बस में बैठना पड़ेगा, या फिर कार में अगर बैठ सकते हो, किसी के पास कार है तो वो कार में भी बैठ के फीलिंग ले सकते हैं, लेकिन कार में उतनी अच्छी फीलिंग नहीं आएगी, फोर्स ज्यादा नहीं लगेगा, इसलिए ज्यादा अच्छे से फीलिंग नहीं आएगी, लेकिन बस में बहुत अच्छे से फीलिंग है। क्लियर है तीनों कंसेप्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब हम आते हैं न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन। अब हम आते हैं लॉज ऑफ मोशन पे, एक्चुअली में जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है। देखो फर्स्ट लॉ जो होता है, फर्स्ट लॉ क्या होता है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स को बताता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसमें कितना फोर्स लगेगा तब वो रेस्ट पे होगा, या फिर ये सिर्फ बताता है कैसे फोर्स लगेगा,
कितना लगेगा ये कौन बताता है? सेकंड लॉ। तो सेकंड क्या है? क्वांटिटेटिव। सेकंड क्या है? फोर्स की क्वांटिटी बताता है भाई। ये क्या बताता है? क्वालिटी बताता है। इसको क्वांटिटी से मतलब नहीं, ये क्वालिटी बताता है। ये क्वांटिटी कौन बताता है? सेकंड लॉ। थर्ड लॉ क्या बताता है भाई? फिर थर्ड लॉ क्या बताता है? एक्शन रिएक्शन पेयर, या फिर ये बोल सकते हैं सिंगल फोर्स डजंट एग्जिस्ट। सिंगल फोर्स डजंट एग्जिस्ट। अभी हम पढ़ेंगे फर्स्ट सेकंड। ऐसा ऐसा मत समझना कि सर ने एक बस छोटा सा स्टेटमेंट बताया, कहानी खत्म, क्वालिटी क्वांटिटेटिव और ये बता दिया, न्यूटन्स लॉ खत्म हो गया। अभी हम पढ़ेंगे इसको, अच्छे से पढ़ेंगे, काफी अच्छे से पढ़ेंगे। बट अभी बस आपको इंट्रो दे रहा हूं मैं इसका, कि कौन सा लॉ क्या बताता है आपको। ये सिर्फ इंट्रो है। अब हम आते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एक्चुअली फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है बताओगे? कोई बताएगा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? चीटिंग करके मत बताना, बस फीलिंग के बताओ, जो आपको फील होता हो, आप जो आपको लगता हो कि इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं, जिस लैंग्वेज में जैसे बताना चाहते हो, लैंग्वेज बेस पे या फिर वैसे प्रैक्टिकली कुछ बताना चाहते हो तो बताओगे आप कोई, आप में से कोई? सर इस वर्ल्ड में जो भी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में रहना चाहता है जब तक कोई उसके ऊपर अपोजिट मतलब एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। और अगर कोई मोशन में है तो सर वो मोशन में में रहना चाहेगा। तो आप ये शेजर ये भी बोल सकते थे आप कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, जब तक कि उस पर कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। नेट वर्ड जरूर यूज करना है। देखो क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स, देखो मैं आपको भी बताऊंगा जब नेट फोर्स हम पढ़ेंगे। देखो अभी अब मुझे ये बताओ, जैसे ये ब्लॉक है, ठीक है, मैंने इस पर 10 न्यूटन इधर फोर्स लगा दिया और 10 न्यूटन इधर लगा दिया, क्या ये ब्लॉक मूव करेगा? नो सर। नहीं करेगा। लेकिन मैंने एक्सटर्नल फोर्स तो लगाया है, 10 न्यूटन इधर लगाया, 10 न्यूटन इधर, लेकिन क्योंकि इस पे नेट फोर्स अगर मैं निकालूंगा ना, नेट फोर्स क्या होगा? 0। इसीलिए ये वर्ड बहुत ज्यादा जरूरी है। नेट एक्सटर्नल फोर्स तो आप लगा ही रहे थे, लेकिन नेट वर्ड लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आ रहा है इस नेट की इंपोर्टेंस? यस सर। तो ये बोलता है फर्स्ट लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में रहेगा, तो अगर कोई रेस्ट पे है तो वो हमेशा रेस्ट पे ही रहेगा, अनटिल अनलेस, जब तक कि उस पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स का लगना बहुत जरूरी है अगर उसकी स्टेट को चेंज हो रहा है। जैसे कि मान लो फॉर ये एग्जांपल, ये फुटबॉल रखिए ग्राउंड पे, क्या इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? नो सर। अगर इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो क्या ये रेस्ट पे है? रेस्ट पे ही रहेगी। यस सर। रेस्ट पे थी और रेस्ट पे ही रहेगी। अब देखो ये पैर से इसको क्या कर रहा है? किक मार रहा है। प्लेयर आया उसके पास, उसने क्या किया? किक मारा, तो इसको एक अनबैलेंस फोर्स मिला। यस सर। यस सर। इसको अनबैलेंस फोर्स बोलूं या एक्सटर्नल फोर्स बोलूं या फिर नेट एक्सटर्नल फोर्स बोलूं, एक ही चीज है। तीनों एक ही चीज है। तो मैंने क्या किया? इसको किक किया, तो क्या ये बॉल मोशन में आ जाएगी? यस सर। यस सर। देखो यहाँ पे क्या है? मोशन की कंडीशन है। एन ऑब्जेक्ट इनटू मोशन विल कंटिन्यू विद द कांस्टेंट स्पीड एंड डायरेक्शन। तो देखो बॉल तब तक मोशन में रहेगी तब तक उसको कोई रोकने वाला ना हो, रहेगी कि नहीं? यस सर। तो देखो जैसे ही बॉल गोलकीपर को क्रॉस करके नेट में लगती है, जो जाल होता है हमारा, उस जाल में लगती है, तो जाल क्या करेगा? इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा जाल। यस सर। लगाएगा ना? यस सर। तो फाइनली क्या हो जाएगी? बॉल आपकी इनिशियली इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी, इस डायरेक्शन में फोर्स लग गया, तो क्या बॉल आपकी रेस्ट में आ जाएगी? यस सर। इनिशियली रेस्ट पे थी, फोर्स ने ही बॉल को मोशन में लेके आया, और फोर्स ही जाके रेस्ट में ले आया, है कि नहीं? फोर्स ने Yes, क्या sir. किया? रेस्ट की बॉल को मोशन में लेके आया, और फोर्स ने ही मोशन को रेस्ट में कर दिया। डिपेंड किस पे कर रहा है? सिर्फ डायरेक्शन ऑफ फोर्स पे। देखो इस यहाँ पे
इस पे फोर्स लगा था इस डायरेक्शन में, या फिर मैं बोलूं तो इस डायरेक्शन में, बॉल ऊपर की तरफ गई थी ना, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा तो आपकी बॉल ऐसे ऐसे गई, ऐसे मान लो यहाँ पे आके ऐसे ऐसे जा रही है, बॉल ऐसे गई, तो बॉल इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी और इसे हमें रोकना है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, बॉल स्टॉप हो गई। क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. सबको क्लियर है? Yes, sir. sir. Yes, देखो, sir. अब देखो, मोर इज द मास और मोर इज द इनर्शिया, यानी कि अभी जैसे कि हमने देखा था, मास जितना ज्यादा होगा क्या इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा? अरे इससे पहले देखा था ना हमने, Yes, sir. इससे sir. पहले ये देखा था, छोटा सा स्टोन था, उसको 1 मीटर उठाने के लिए 100 ग्राम का स्टोन था, उसको आराम से उठा दिया, आपने हाथ से पकड़ा, उठा के रख दिया। और ये क्या था, 1000 kg का था, उसके लिए हमें क्रेन मशीन बुलानी पड़ी थी। Yes, और sir. एक आर्यन sir. के ऊपर एग्जांपल दिया था, आर्यन के ऊपर भी तो एग्जांपल दिया था, जो ज्यादा इनर्शिया, जिसका ज्यादा इनर्शिया होगा वो अपने स्टेट में चेंज का ज्यादा अपोज करेगा। अब हम आते हैं मोमेंटम पर। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम m इंटू वी होता है कि नहीं? मोमेंटम मास Yes, इंटू वेलोसिटी, या फिर इसको हम बोलते हैं मोशन कंटेन्ड बाय अ बॉडी, या फिर मोशन कंटेन्ड बाय अ बॉडी। अब इट इज अ क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रोसेस्ड बाय अ बॉडी, या फिर ये बोल दो क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रोसेस्ड बाय अ बॉडी। मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। अब देखो इस, अच्छा मोमेंटम हम क्यों पढ़ रहे हैं? मोमेंटम की जरूरत क्या पड़ी? मोमेंटम की जरूरत पड़ेगी हमें सेकंड लॉ में। सेकंड लॉ क्या होता है? सेकंड लॉ क्या होता है? The time rate of change of linear momentum of body is directly proportional to the applied force. यस, अप्लाइड फोर्स, नेट अप्लाइड फोर्स, नेट अप्लाइड फोर्स। ओके, इधर देखो, जब ये मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, देखो मोमेंटम क्या होता है? ट्रांसफर हो जाता है एक्चुअली में। अभी अब आगे हम मोमेंटम का जब एक स्पेशल टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, कोलिजन पढ़ेंगे कि बॉल्स में कैसे कोलिजन होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ेंगे, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि आपका परफेक्ट कोलिजन है, कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। तो देखो ये इस 1 के पास हमने क्या किया, 1 को कुछ मोमेंटम देके छोड़ दिया हमने, तो 1 देखो इधर यहां तक जा रहा है, यहां से यहां पे जब आ रहा है ना, यहाँ इससे चिपक रहा है, तो अपने मोमेंटम को 2 को दे रहा है। 2 इधर जा नहीं सकता तो 2 ने क्या किया, 3 को दे दिया। 3 भी इधर नहीं जा सकता तो 3 ने क्या किया, 4 को दे दिया। 4 भी इधर नहीं जा सकता क्योंकि इसके बाद में बॉल है ना, तो 4 ने दे दिया 5 को। 5 इधर जा सकता है, तो 5 क्या किया, वहां गया ऊंचाई तक, जितना डिस्टेंस जा सकता था ऊंचाई तक, वहां तक गया, वापस आया, फिर रिवर्स में ट्रांसफर कर दिया। 5 ने 4 को, 4 ने 3 को, 3 ने 2 को, 2 ने 1 को, ऐसे ही ये चेन चलती रही। क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं, इस वाले फॉर्मूले से, मोमेंटम में पी से बोलते हैं हम जनरली, क्या ये पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम है? Yes, sir. Yes, sir. क्या ये पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी है? Yes, Yes, sir. sir. यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का, मान लो किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, अगर 1 kg का ऑब्जेक्ट है तो मोमेंटम ज्यादा होगा, या 2 kg का ऑब्जेक्ट है और स्पीड सेम है? 2 kg. 2 kg वाले की mg है ना, वो mv है ना, तो मास इंटू वेलोसिटी होगा। तो क्या हमें इसको, अच्छा मोमेंटम की यूनिट क्या होती है? kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड। अब देखो इनमें एक ग्राफ देख लेते हैं, इसका यूनिट डायमेंशन बताओगे, डायमेंशनल फॉर्मूला कोई बताएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला इसका मोमेंटम का MLT minus 1. MLT minus mlt-1। देखो kg मास है, मास का हो गया m, मीटर लेंथ है, इसका लेंथ l हो गया, पर सेकंड है, तो क्या ये t-1 हो जाएगा? mlt-1 हो गया इसका डायमेंशन। अब हम आते हैं, देखो जब आपका था p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m था,
और P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V था, तो क्या दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो क्या मास अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट का बढ़ा रहा हूं तो उसका मोमेंटम भी बढ़ेगा, Yes, sir. Yes, sir. सेम Yes, अमाउंट sir. से बढ़ेगा। जैसे देखो, अगर मैं m को बढ़ा रहा हूं, मास मेरा मान लो यहाँ पे 1 kg था, यहाँ पे 2 kg है और यहाँ पे 3 kg। मान लो अगर मैं 1 kg मास ले रहा हूं तो क्या मोमेंटम इतना आ रहा है? जब मैं 2 kg मास ले रहा हूं तो क्या मोमेंटम इतना आ रहा है? 3 kg मास ले रहा हूं तो क्या मेरा मोमेंटम इतना आ रहा है? यहाँ तक आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, जैसे जैसे मैं मास बढ़ा रहा हूं, क्या वैसे वैसे मोमेंटम भी बढ़ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली आप देखोगे कि जैसे जैसे मैं वेलोसिटी बढ़ा रहा हूं, मान लो यहाँ पे थी 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे थी 10 और यहाँ पे थी आपकी 15, ठीक है। जैसे जैसे मैं वेलोसिटी बढ़ाऊंगा तो मोमेंटम बढ़ेगा। देखिएगा, जैसे जैसे 5 थी तो मेरा मोमेंटम ये था, 10 थी तो मेरा मोमेंटम आपका ये था, और जब 15 मीटर पर सेकेंड हो गई तो मेरा मोमेंटम ये है। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ा रहा हूं, क्या मेरा मोमेंटम बढ़ रहा है? Yes, sir. तो अगर मैं मास बढ़ाऊं किसी ऑब्जेक्ट का या वेलोसिटी बढ़ाऊं, मोमेंटम दोनों केसेस में क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। दोनों केसेस में मोमेंटम उस ऑब्जेक्ट का बढ़ेगा। अब हम आते हैं सेकंड लॉ पर। सेकंड लॉ होता क्या है? सेकंड लॉ क्या होता है? सेकंड लॉ क्या होता है, कोई बताएगा? अभी अभी एक बच्चे ने बताया था, वो नहीं बताएगा बस। किसने बताया था अभी? अभी किसने आर्यन बताया? सर। अच्छा आर्यन ने, अच्छा आर्यन ने ही बताया था, मैंने आर्यन का ही एग्जांपल लिया था। शेषल आप बताओगे? Change in linear momentum is directly proportional to the net external force. कुछ कुछ ठीक है, बस कुछ वर्ड आपने नहीं यूज करने चाहिए थे, वो यूज कर लिया है बस। और कोई बताना चाहेगा? अरे चीटिंग करके बता दो यार, चीटिंग करके तो बता सकते हो आप, हैं? आप तो चीटिंग भी नहीं कर पा रहे हो। मैं तो यही चाह रहा हूं, आप चीटिंग करके तो बोलो। नो रेस्पॉन्स। देखो, द रेट Change ऑफ of momentum is directly proportional to the applied force. rate of change of momentum of a body is directly proportional to net external force applied to the body. रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, इसने बोला नहीं है कि लीनियर मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम, इसने ये नहीं बोला। एक बच्ची ने बताया था, शायद शेजल ने ही बताया था कि रेट ऑफ एंगुलर मूवमेंट या फिर लीनियर मोमेंटम बोला था शायद उन्होंने, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोला। इसने कोई वर्ड नहीं बोला कि लीनियर होगा कि एंगुलर होगा। वो जब लीनियर होगा तो उसमें लीनियर वाला फोर्स आ जाएगा, एंगुलर होगा तो एंगुलर वाला फोर्स आ जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्या मैं इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा फिर? क्या मैं नेट फोर्स को ये लिख सकता हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि चेंज इन मोमेंटम डीपी हो गया। Yes, और रेट sir. रेट के लिए क्या करेंगे? डीटी कर देंगे, डीपी Yes, बाई sir. डीटी। Yes, sir. फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी Yes, बाई sir. डीटी, है कि नहीं? Yes, sir. तो जब हमने क्या किया, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया, तो क्या मैं इस फोर्स को ये लिख सकता हूँ कि कांस्टेंट किया, कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डीपी बाई डीटी होगा ये? Yes, sir. Yes, sir. अब डीपी बाई डीटी देखो, मास पे क्यों डिपेंड करता है? अगर आपका पी क्या है, एमवी है, जैसे जैसे Yes, आप sir. मास बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे आप मास बढ़ा रहे हो, तो क्या मोमेंटम भी उसी के हिसाब से चेंज करेगा? अरे Yes, मान लो Yes, sir. आप यहाँ पे 100 का फोर्स लगा रहे थे, 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे, इस पर्सन की कैपेसिटी है 100 न्यूटन का फोर्स लगाने की, और इसने भी 100 न्यूटन का फोर्स लगाया है। तो इन दोनों का मोमेंटम 100 न्यूटन फोर्स से किस रेट से चेंज होगा, वो बताएगा फोर्स कितना लग रहा है। क्या बताएगा? फोर्स कितना लग रहा है भाई। इसका रेट ऑफ मोमेंटम चेंज इसका भी वही होगा, और इसका भी रेट ऑफ मोमेंटम चेंज वही होगा, भले ही मास डिफरेंट है। देखो, इसका अगर मास ज्यादा है तो क्या इसकी वेलोसिटी कम होगी? Yes, sir. है? और इसका मास कम है, इसका अगर मास कम है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। मान लो कि आपका इसका मास है 5 kg
और वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, तो चेंज इन मोमेंटम क्या आ गया, 10 आ गया। और मान लो इसका मान लो मास है 10, मास है इसका 10 और वेलोसिटी है 1, तब भी तो मोमेंटम 10 ही आया। यस सर। Yes, sir. 10 अगर 1 सेकंड में चेंज हो रहा है और इसका भी 1 सेकंड में चेंज हो रहा है, तो डिपेंड करता है आपका मोमेंटम कितना चेंज। मास वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती, इसमें रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम डिपेंड करता है। तो क्या अगर मैं यहाँ पे dp/dt को यहाँ पे k इक्वल टू 1 ले लूं फॉर एक्सपेरिमेंटल डाटा, k इक्वल टू 1 ले लिया, तो क्या मेरा f इक्वल टू dp/dt होगा सीधा सीधा। Yes, sir. अब मैं Yes, यहां sir. से देखूं p क्या होता है मेरा, p mb होता है कि नहीं होता है। Yes, sir. Yes, sir. क्या मैं d/dt यहाँ पे p को क्या लिख दूं, mv लिख दूं। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ले रहा हूं, मान लो इस वाले को ले रहा हूं, तो क्या इसके लिए मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा यस सर। भाई। Yes, sir. कोई ब्लॉक है या कोई कार है या कोई साइकिल है या कोई बाइक है, उसका मास अगर 100 kg है, तो आप अब देखो चाहे 1 घंटे बाद देखो, उसका मास तो कांस्टेंट रहेगा ना। यस सर। तो Yes, आप sir. इधर देखोगे कि फोर्स इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, m dv/dt। आपको अगर याद हो तो ये क्या होता है, याद है आपको ये क्या होता है, Acceleration. x Acceleration. एक्सेलरेशन। एक्सीलरेशन। ये क्या होता है, एक्सीलरेशन। ये आपका सबसे ज्यादा यूज होने वाला एक्सीलरेशन है। क्लियर है। यस सर। Yes, sir. हाँ, ये आपका इसमें टाइप सॉल्यूशन मिल जाएगा इसी का। समझ में आया कि कैसे आया आपका न्यूटन सेकंड लॉ F इक्वल टू ma कैसे आया था। यस सर। Yes, sir. हाँ, Yes, समझ में yes, क्लियर yes. हो गया। Yes. यस अब सर। देखो, जो मोर इज द फोर्स मोर इज द एक्सीलरेशन, यानी कि अगर मैं यहाँ पे 100 की जगह अगर 200 न्यूटन फोर्स लगा दूंगा, तो भाई एक्सेलरेशन तो ज्यादा हो जाएगा ना ऑब्जेक्ट का। Yes, Yes, sir. कितनी ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पे 500 न्यूटन का फोर्स लगा दूंगा तो और ज्यादा एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाएंगे, क्या वैसे वैसे ही एक्सेलरेशन बढ़ेगा। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, जो अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन है। मान लो कि ये ब्लॉक है, मान लो चलो इस अलग से ले लेते, एक ब्लॉक है। अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, तो आपका एफ अगर इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, तो क्या ए भी मेरा इसी डायरेक्शन में होगा। Yes, sir. और सिमिलरली अगर ब्लॉक पे, किसी ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो क्या मेरा एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा। Yes, यस sir. सर। Yes, हैं? sir. तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगाऊंगा, एक्सेलरेशन भी मेरा उसी डायरेक्शन में होगा। ये याद रखना है हमें। क्लियर है। यस सर। जिस Yes, sir. डायरेक्शन में Yes. फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। अगर ऐसा नहीं होगा कि मान लो राइट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं और लेफ्ट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो जाए, ऐसा कभी नहीं होने वाला। सेम डायरेक्शन में दोनों फोर्स होंगे, वो फोर्स और एक्सेलरेशन होंगे। अब हम आते हैं नेट फोर्स पे। नेट फोर्स अभी हम देखे थे ना कि नेट फोर्स, देखो ये यहाँ पे इस हॉर्स पे एक 30 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, 20 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है। तो इस पे मैं एफ नेट अगर मैं निकालूं तो क्या आएगा, एफ नेट की वैल्यू क्या होगी, नेट फोर्स कितना होगा इस पे, कोई बताएगा मुझे नेट फोर्स कितना होगा इस पे। 10 न्यूटन किधर होगा बेटा, 10 न्यूटन किस डायरेक्शन में होगा, Backward. Right. राइट डायरेक्शन में, जैसे कि 30 न्यूटन लग रहा है जो उसी डायरेक्शन में होगा ना। अब आप इसको एक तरीके से और भी कर सकते थे, जैसे कि आप इसको एक्स डायरेक्शन, ये आपकी वाई डायरेक्शन। मान लो आपकी एक्स डायरेक्शन क्या होती है, आई कैप होती है कि नहीं, यस सर। और Yes. वाई डायरेक्शन में जे कैप होता है। यस सर। तो क्या मैं Yes, sir. इस न्यूटन, इस 30 न्यूटन को क्या मैं F1 मान सकता हूँ, F1 यानी कि Yes. वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखूं, तो क्या मैं इसको 30 आई कैप लिख सकता हूँ, 30 आई कैप Yes, sir. क्योंकि देखो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है तो 30 आई कैप लिख दिया। और मान लो ये मेरा F2 है, अगर ये अगर F2 है, तो क्या मैं इसको माइनस के 20 आई कैप लिखूंगा।
तो Yes, देखो sir. नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, Yes. ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। Yes, अगर sir. मुझे नेट फोर्स चाहिए, वेक्टर लॉ में नेट रिजल्टेंट फोर्स के लिए क्या करते थे, या फिर नेट फोर्स बोलूं या रिजल्टेंट फोर्स बोलूं, तो क्या करते थे, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, यही करते थे Yes, sir. Yes, sir. हैं। अब देखो F1 वेक्टर को F2 वेक्टर में जोड़ो जरा, 30 आई कैप माइनस 20 आई कैप, तो क्या बचेगा, 10 आई कैप 10. बचेगा, 10 10 आई I कैप। अब देखो Yes. 10 आई कैप न्यूटन, 10 आई कैप है, यानी कि पॉजिटिव टिके 10 आया है, तो क्या पॉजिटिव 10 का मतलब यही है कि डायरेक्शन ये वाली होगी, प्लस एक्स डायरेक्शन में, Yes, sir. Yes, यानी sir. कि 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है किस डायरेक्शन में, प्लस एक्स डायरेक्शन। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, और इसको ऐसे भी निकाल सकते हो कि डायरेक्टली मैग्नीट्यूड देखो, आप इस डायरेक्शन में मान लो, अरे एक चीज बताओ, ये कोई ब्लॉक है, इस डायरेक्शन में कोई बंदा खींच रहा है 30 न्यूटन से, और इस डायरेक्शन में खींच रहा है कोई 20 न्यूटन से, ब्लॉक किधर जाएगा, इधर ही ना जाएगा। Yes, Yes, sir. sir. यानी कि इसको अगर मैं ये लिखूं कि किसी ब्लॉक पे कोई ब्लॉक है जिस पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, क्या ये बात मेरी सही होगी Yes, sir. भाई? इस पूरे Yes, sir. सिस्टम को क्या मैं ये भी तो लिख सकता हूं कि 10 न्यूटन नेट फोर्स इधर लग रहा है 10 न्यूटन का, अब इसके अकॉर्डिंग इसकी कैलकुलेशन करो। तो नेट फोर्स हम किस पर, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल फोर्सेस, साइन के साथ जो रखते हैं ना उसको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम मतलब उसकी डायरेक्शन को कंसीडर करके हम जब सबको जोड़ दें उसी को हम बोलते हैं एल्जेब्रिक सम। देखो जैसे 30 न्यूटन प्लस का लिया, 20 न्यूटन माइनस का लिया, 30 न्यूटन प्लस का क्यों लिया है, प्लस एक्स डायरेक्शन में, 20 न्यूटन माइनस का आई कैप क्यों लिया है, माइनस एक्स डायरेक्शन में। तो जब दोनों को एल्जेब्रिक सम किया तो हमारा 10 न्यूटन किस डायरेक्शन में है, राइट डायरेक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और बता देता हूं आपको कि इसको छोड़ो, मान लो ये ब्लॉक था आपका कोई, इस पे एक फोर्स इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, कोई इधर लग रहा है, कोई इधर लग रहा है, मान लो इतने सारे फोर्सेस लग रहे हैं। तो अभी इसका अगर हमें नेट फोर्स निकालना है, तो हमें हर एक फोर्स को एक्स वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट में बनाना होगा। पहले एक्स वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट फॉर्म में बना लेंगे, उसके बाद हम इजीली रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हैं, आई जे के फॉर्म में, या फिर आई जे के फॉर्म में लिख दो, वेक्टर फॉर्म में लिख दो। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद में उन 6 फोर्सेस को जोड़ देंगे तो सिंपली उस पे हमारा रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes, हैं? sir. Yes. तो ऐसे करके Yes, हम sir. नेट फोर्स निकालते हैं, किसी ऑब्जेक्ट में हम नेट फोर्स निकालते हैं। अब हमारा आता है लेट्स डिस्कस। अभी यार टाइम 8 मिनट है, चलो इसको कर लेते हैं, 8 मिनट तो काफी है अभी। अब इसमें क्या होगा, मैं आपसे पूछूंगा, आप ही सब कुछ बताओगे, मैं आपसे पूछूंगा और आप सिर्फ हैंड रेज करोगे कि फर्स्ट वाला, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इट इज इजियर टू चेंज द स्टेट ऑफ टॉय कार देन द एक्चुअल कार। यानी कि छोटी सी कार होती है, खिलौना वाली कार, उसको उसकी स्टेट में चेंज करना, यानी कि रेस्ट पे कार रखी हुई है, उसको चलाना क्यों आसान होता है, धक्का देके चलाना आसान क्यों होता है एज कंपेयर टू बड़ी वाली कार होती है उसके। अब आपको क्यों होता है इसका आंसर देने के लिए आप हैंड रेस करो कि कौन कौन आंसर देना चाहता है। मैं उन्हीं में से खुद से पिक करूंगा कि कौन कौन किसको आंसर देना है। गिन्नी नहीं, गिन्नी सर, आप बताओ। सर छोटी कार का मास कम होता है और इसलिए अच्छा, मास कम होता है तो उससे क्या कम हो जाता है फिर, मास कम है तो? मोमेंटम। नहीं बेटा, मास से रिलेटेड कुछ और भी होता था उससे पहले। इनर्शिया सर। इनर्शिया, आर्यन ने बिल्कुल सही बोला, इनर्शिया। बेटा छोटी कार का इनर्शिया कम होता है, इसीलिए उसका वो इनर्शिया कम होता है, इसीलिए उसका अपोज करने की क्षमता कम हो जाती है। इसीलिए हम छोटी कार को इजीली हिला पाते हैं या फिर स्टेट चेंज कर पाते हैं, और बड़ी कार को थोड़ा सा हार्ड होता है। क्लियर है सबको? Yes, sir. अब आते हैं Yes, sir. सेकंड स्टेटमेंट पे कि कैन फोर्स ऑन अ बॉडी बी एवर जीरो इवन इफ सम फोर्स इज अप्लाइड। क्या किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स, सॉरी कैन फोर्स की जगह पे नेट फोर्स है, कैन नेट फोर्स बी, कैन नेट फोर्स ऑन अ बॉडी बी एवर जीरो इवन इफ सम
फोर्स इज अप्लाइड, क्या किसी बॉडी पे नेट फोर्स 0 पॉसिबल है? हालांकि उसमें फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, फिर भी क्या नेट फोर्स 0 पॉसिबल है? कौन कौन बताएंगे? हैंड रेज करो। वरुण कुमार, वरुण कुमार आप बताओगे? बताओ, यस और नो आंसर। Yes. यस, तो क्यों Sir, यस yes. क्यों है? यस क्यों है? बताओ वरुण। सर क्योंकि इन पे बराबर फोर्स लग रहा है। देखो होता क्या है कि अगर किसी ब्लॉक पे मान लो यहाँ पे अगर कोई ब्लॉक है, ठीक है, अगर मैं इस पे 10 न्यूटन इधर फोर्स लगा दूं और 10 न्यूटन ही इधर लगा दूं, क्या इस पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये बताओ आप मुझे। फोर्स यस तो लग सर। रहा है ना, लेकिन इस पे नेट फोर्स 0 है। यहाँ पे क्या है? नेट आएगा, एक क्वांटिटी आएगी जिसको हम नेट बोलेंगे, नेट फोर्स। लेकिन इस पे क्या है? नेट फोर्स आपका 0 है कि नहीं 0? तो Yes, ये sir. Yes, इसका sir. आंसर क्या होगा? यस, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। ऐसे सिमिलरली थर्ड के लिए, एज पर न्यूटन everybody continue to be in a state of rest or motion, then how does everything stop or start moving? कौन कौन बताएगा इसका आंसर थर्ड का? सेजल आप बताओ। Sir, due to inertia of rest or inertia of motion. नो बेटा, देखो ये क्या बोल रहा है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो हमेशा मोशन में रहेगी, रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट पे रहेगी। लेकिन फिर भी क्या होता है कि बॉडीज की रेस्ट पे है तो मोशन में आ जाती है, मोशन में है तो रेस्ट पे आती है। ऐसा क्यों होता है? सिंपल आंसर था, उसी में था कि उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाने की वजह से। किसी बॉडी पे अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगा देते हैं, उसी वजह से तो बॉडी रेस्ट में होती है तो मोशन में आ जाती है, मोशन में होती है तो रेस्ट पे आ जाती है। Yes, sir. Yes, sir. उसी वजह से तो होता है। Yes, sir. फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन में भी यही लिखा है कि अनटिल अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, बॉडी की इस वही स्टेट रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। तो अगर आप फर्स्ट लॉ भी याद होता आपको तो आप आंसर कर सकते थे इसको। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. फोर्थ वाला स्टेटमेंट और बता दो, लास्ट क्लास फॉर टुडे। इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट, देन व्हाट यू से अबाउट द नेट फोर्स? अगर किसी बॉडी का मोमेंटम कांस्टेंट है, मोमेंटम कांस्टेंट है किसी बॉडी का, तो उस पर जो नेट फोर्स लगेगा वो क्या होगा? क्या हो सकता है नेट फोर्स? उसकी कुछ वैल्यू होगी, 0 होगा, इनफाइनाइट होगा, क्या होगा नेट फोर्स? हाँ आशीष आप बताओ। सर 0. 0, एग्जैक्टली 0 क्यों होगा आशीष? सर क्योंकि उसका बताओ गलत ही बताओ यार, बताओ तो सही कुछ। जब तक आप बोलोगे नहीं ना तब तक कुछ नहीं हो सकता। अरे गलत बोलो यार, फांसी थोड़ी ना हो रही है यहाँ पे। गलत बोलो, हम सही करेंगे ना, हम है ना सही करने के लिए, डोंट वरी। अच्छा अस्मित आप बताओ। अस्मित, सर क्योंकि इसका जो बॉडी का सॉरी मूवमेंट है वो कांस्टेंट है, उसकी वजह से इसका 0 होगा। मोमेंटम कांस्टेंट की वजह से कैसे हो सकता है? मतलब कोई तो रीजन होगा, कांस्टेंट है तो उसकी वजह से क्या 0 आ जाएगा? सर जो फोर्स अप्लाई नहीं होगा। सर जब किसी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो 0 आता है। यस अस्मित, यस आपने बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट बोला कि हमारा नेट फोर्स क्या था? डीपी बाई डी, मैथमेटिक्स से खेल गए। डीपी बाई डी, अगर हमारा पी कांस्टेंट है, मोमेंटम अगर कांस्टेंट है तो किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। आप इस तरीके से भी बता सकते थे। और एक तरीका और है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी का मोमेंटम कांस्टेंट है तो उसका चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? यानी कि किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम 10 यूनिट है, मान लो 10 है,
चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस के इनिशियल मोमेंटम। अब चेंज नहीं हो रहा तो फाइनल मोमेंटम भी 10 होगा, इनिशियल मोमेंटम भी 10 होगा। तो दोनों मोमेंटम अगर 10 हो जाएंगे तो क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम 0 हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. चेंज इन मोमेंटम 0 हो गया तो आपका नेट फोर्स भी तो 0 होगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? आपका नेट फोर्स होता है। Yes, sir. क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो समझ Yes. में आया कैसे हुआ है? कैसे हुआ है? Yes, sir. कांस्टेंट है तो Yes, sir. रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम 0 हो जाएगा। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके ओके देन Yes, sir. 8:59 हो गया। 8:59 है। अब हम क्लास को एंड करते हैं फिर। ओके Yes, sir. ओके Yes, sir. नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी आपकी यहाँ से क्वेश्चन से। गुड नाइट एवरीवन। Good night, sir. Good night, sir. गुड नाइट, वेरी गुड नाइट Good night, एवरीवन। sir. वेरी गुड नाइट, वेरी गुड नाइट। वेलकम बेटा।